गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी। और दूसरा ये स्क्रीन दिखा तुम लोगों को? अभी नहीं है, दिखा ना? ओके, तो अपना कल यहीं रुक गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, कल वाला जो चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अपन इसको देखते हैं कि क्या करना था। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में वापस से जो चीज़ें अपन ने करी थी मैं पूरा बता देता हूँ। मैंने लिया एक स्फीयर, होलो स्फीयर लिया जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज था, नॉन कंडक्टिंग था। फिर क्या किया, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक छोटू सा चार्ज ले लिया, उसको चार्ज को मैंने कहा डी क्यू है। फिर मैंने देखा कि यार इसको डी क्यू कहा तो बाकी बचा हुआ चार्ज भी एक चार्ज बन चुका है, यानी कि यहाँ पर दो प्रकार के चार्ज लिखे गए। एक तो मैंने लिखा डी क्यू, एक मैंने कहा डी क्यू, और दूसरा कहा उसका रिमेनिंग चार्ज, जो स्फीयर का रिमेनिंग चार्ज बचा हुआ है डी क्यू के अलावा। तो अभी मैं देखता हूँ अंदर के पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि होलो स्फीयर था, मुझे पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगी। तो मैं देखता हूँ अगर ये पॉइंट चार्ज लिया जाए तो उसकी वजह से अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, अंदर की तरफ बनेगी। अब सिंस मुझे पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब रिमेनिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनती हुई सोच सकते हैं, बाहर की तरफ बनती हुई सोच सकते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर दे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी ज़ीरो। तो इसीलिए लिखा गया E1 लिखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू, यानी कि ये जो E1 लिखा गया है वो है स्मॉल चार्ज डी क्यू, एंड E2 लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, यानी कि ये जो बाकी बचा हुआ चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर बना दी। सर बाहर ही क्यों बनाई? बिकॉज वी नो दैट कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर E1 और E2 ने आपस में सब्ट्रैक्ट होकर नेट ज़ीरो कर देना है, तो E1 का मैग्नीट्यूड बराबर E2 का मैग्नीट्यूड। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट की। तो इस पॉइंट के लिए ध्यान दिया जाए कि चार्ज के जस्ट इनसाइड वाला पॉइंट हमने लिया था और चार्ज के जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट लिया था, यानी कि इस इनसाइड पॉइंट और इस आउटसाइड पॉइंट में बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई रिमेनिंग चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनी थी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग यहाँ बनी हुई है। तो मैंने देखो E2 लिखा है, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। अब E1 क्या है? E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। अब देखिए कि इस पॉइंट चार्ज से जितना हम अंदर गए थे उतना ही हम बाहर आ गए, तो क्या डी क्यू चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या नहीं रहेगा? सेम रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर अंदर वाले पॉइंट पर E1 लिखा, तो बाहर वाले पॉइंट पर भी मैंने E1 लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दूरियां मैंने सेम रखते हुए DQ चार्ज से पहले अंदर गए और फिर बाहर आए हैं। तो अब बाहर वाले पॉइंट पर देखते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम या अपोजिट? बोलो, सेम है, तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड हो जाएंगे। तो मैंने देखो क्या लिखा, E1 प्लस E2 इज KQ बाय आर स्क्वायर, क्योंकि जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट था तो KQ बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मुझे सिग्मा के टर्म्स में लिखना था, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किया, तो यहाँ से आ गया E1 प्लस E2 इज इक्वल टू दिस मच, और मुझे पहले ही पता लग चुका है कि E1 बराबर E2 है। मुझे पता लग चुका है E1 बराबर E2 है, तो मैंने क्या किया, E2 की जगह E1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो E1 प्लस E1 बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 आ चुका है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E1 आ चुका है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E2 भी आ चुका है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं देखता हूँ कि फोर्स ऑन चार्ज DQ अगर देखा जाए, तो किसी भी चार्ज पर फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें तो क्या खुद के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पर फोर्स लगाएगी? क्या नहीं लगाएगी। इसका मतलब DQ पर जो फोर्स लगेगा वो E1 की वजह से तो नहीं लगेगा, यानी कि बचेगा कौन, E2 की वजह से लगेगा। तो मैं देख सकता हूँ DQ चार्ज लिखा जाएगा उस पर फोर्स, तो DQ इंटू E2 लिखा जाएगा। DQ को वो लिखा हमने सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया ले लिया उसका DA, इंटू E2 हमारे पास बन चुका है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA, और प्रेशर बन चुका है फोर्स बाय DA, और ये आ चुका है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो प्रेशर बना है उसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई है। बोलिए कोई डाउट है इसमें? ठीक है, कल नोट भी कर लिया था आपने इसे? ठीक है। अब एक सवाल मुझसे डाउट में पूछा था एक बच्चे ने, जो कि मैंने होमवर्क में दिया था। होमवर्क में आपको कोई और डाउट हो तो बोलो। जो कि आप खोल लीजिए एक्सरसाइज 3 का, सॉरी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 मिला सबको? मैं भी खोल लेता हूँ। शेयर कैसे करूं? इसमें तो नहीं। अरे फिर वो पीपीटी चला जाएगा ना। बताइए कैसे किया, किसी का हुआ ये? एनीवन? बोलो। मैं बता देता हूं इसमें क्या दिया गया है। 2 स्मॉल बॉल्स है जिनका सेम मास है, सेम चार्ज है और सेम वर्टिकल हाइट पर रखे हुए हैं, मतलब सेम वर्टिकल लाइन पर रखे हुए हैं। एक रखा हुआ है H1 और एक रखा हुआ है H2। ठीक है, थ्रोन इन द सेम हॉरिजॉन्टल अलोंग विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका दोनों का चार्ज है Q और मास m है। दोनों को हॉरिजॉन्टली v वेलोसिटी से और v वेलोसिटी से छोड़ दिया गया है। फिर कहता है कि फर्स्ट बॉल टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द इनिशियल वर्टिकल, यानी कि ये जो है कुछ ऐसा जाके यहाँ पर टकरा गया, ये दूरी L दे दी गई है। फिर कह दिया गया एट वॉट हाइट विल द सेकेंड बॉल विल बी एट दिस इंस्टेंट। एयर ड्रैग को 0 लेना है और चार्जेस इंड्यूस 0 लेने हैं। मतलब ये सिचुएशन आपको दे दी गई कि जब ये पहला वाला चार्ज ज़मीन पर टकराया तो बताइए दूसरे वाले की ज़मीन से ऊंचाई कितनी रही होगी। सो बोलिए क्या किया जाए? एनीवन? कुछ किया आपने या बस मुंह उठा के आ गए? कुछ होमवर्क करते हो बाकी लोग? बताओ क्या किया? अरे बाबा, वो तो शुरू में है ना। तो शुरू में है ना, जब ये इधर छोड़ दिया दोनों को तो ये आगे आ गया ना कुछ। जल्दी बोलो, डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं रहे अपन। ये होमवर्क में डिसॉल्व करना चाहिए था अपने को। नहीं, इस पर सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है जो कि वेरिएबल है। एनीवन एल्स? भाई हो क्या रिलेटिव, मतलब जो कॉन्सेप्ट मुंह में आ रहे बोल दो, उसके आगे बताओगे नहीं ताकि मैं सोच लूँ क्या करना है रिलेटिव से, हैं? जो भी बोलोगे पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए। हाँ, पहले वाले के ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में नीचे वाला वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, आगे एक ही हाइट पे होंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पर भी सही है। फिर फोर्स नहीं निकालना, सेकंड वाले की हाइट निकालनी है। पहला तो यहाँ ज़मीन पर गिर गया। एक्सेलरेशन वेरिएबल आएगा, फोर्स वेरिएबल आएगा, दूरी चेंज हो रही है इनके बीच की। तो दूरी चेंज हो रही है तो फोर्स निकालना बैंड बच जाएगी उसमें। KQ/R² होता है ना फोर्स, KQ1 Q2/R²। तो R तो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए इस पूरे सिस्टम को अगर देखें तो इस पर चार्ज पर देखा जाए तो एकदम ग्रेविटेशन लगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। इस पर भी ग्रेविटेशन लगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को एक सिस्टम ले लिया और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को देखता हूँ
तो इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इंटरनल फोर्स बन जाएंगे। फिर से बोलता हूं कि अगर मैंने इसको सेंटर ऑफ मास बोल दिया, सेंटर ऑफ मास की हाइट पहले कितनी रही होगी, वो रही होगी h1 प्लस h2/2। नाउ अभी मेरा जो सवाल ये है कि जैसे ही मैंने इसको सेंटर ऑफ मास बोला तो मैं इस दोनों के सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन पाया जाएगा। इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरनल फोर्स में आ जाएगा। समझते क्या इतनी बात? और अगर इंटरनल फोर्स से समझा जाए तो इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होता, होता है तो मात्र और मात्र एक्सटर्नल फोर्स से। और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन रहा है सेंटर ऑफ मास के लिए। इसका मतलब ग्रेविटेशन में इसका जो पाथ बनना था, चाहे यहाँ चार्ज हो चाहे यहाँ इनके बीच में चार्ज ना हो, सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई चेंज नहीं आया है। समझे क्या बात को? अरे बोलो। तो अभी देखो कि यहाँ पर मैं देखता हूँ ये यहाँ पर रुक गया है, ठीक है। अभी देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में v थी, सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी थी? v थी। अभी मेरे को यहाँ से दूसरे वाले की हाइट निकालनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं देखता हूँ कि भाई ये वाला पार्ट अगर मैं कुछ मान लेता हूँ x1 है, ये वाला पार्ट कुछ x2 है, मतलब ये वाला कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला x1 और x2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दूसरा वाला पार्टिकल बिल्कुल इसी के ऊपर होगा, वर्टिकल होगा सीधा ऊपर इसके। दूसरा क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिला के यहाँ पर बनना चाहिए। सिंस मासेस बराबर हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, m1 इंटू x1 यानी कि m इंटू x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2। तो इसका मतलब x1 बराबर x2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में अगर ये x1 बन गया तो ज़मीन से हाइट निकालनी है तो अपने को x2 और मतलब x1 और x2 दोनों बराबर हैं तो ज़मीन से हाइट निकल जाएगी, 2x1 बन जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि x1 कैसे निकाला जाए, बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखिए हमें दे रखा है ये जो दूरी तय की गई है वो l है, तो मैं लिख सकता हूँ l हॉरिजॉन्टल में था तो वो हॉरिजॉन्टल स्पीड v इंटू टाइम t था, तो यहाँ से टाइम आ चुका है l अपॉन v। तो बच्चा मुझे पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियली पता है और यहाँ से यहाँ आने का टाइम पता है, तो इसको जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, वो होगा y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर यानी कि l/v का होल स्क्वायर। तो बच्चा मेरे को क्या पता लग गया कि ये कितना नीचे आया, ये पता लग गया। मुझे इनिशियल उसका पता था यानी कि मेरे पास ये भी कितना है वो भी पता लग जाएगा। समझे क्या? अरे बोलो। तो ये अगर मालूम लग गया तो इसका मतलब ये दूसरा वाला पार्टिकल ज़मीन से कितना दूरी पर है वो भी पता लग जाएगा। समझे क्या? ओके, एनी अदर डाउट इन द क्वेश्चन? होमवर्क में कोई डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जितनी जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है उसी को एक बार याद कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था, तो मोस्टली हमने कहाँ देखा है? ग्रेविटेशन में mgs देखा हुआ है, ठीक है, mgs देखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा उसी चीज़ों को याद कर लेता हूँ। ये रही ग्राउंड, ये रहा पार्टिकल जिसका मास है m और ये हाइट h पर रखा हुआ है। क्या कोई बता सकता है ये mgh आया कैसे? किस फंडे की मदद से हमने mgh निकाला पोटेंशियल एनर्जी की? एनीवन? रेफरेंस पॉइंट से h डिस्टेंस पर mgh हो जाता है। अरे गधे, निकला कैसे? ये आया ही कैसे? mgh क्यों लिखा, 2mgh क्यों नहीं लिखा? पूरा स्टेटमेंट।
डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, हाँ जिल बिल्कुल सही, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये अपने को रिलेशनशिप पता होना चाहिए। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है हमेशा डिफाइन होता है डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव, कभी भी फ्रिक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अपने पास एक ही फंडा है, कौन सा, डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डब्ल्यू सी। तो मान लेते हैं पार्टिकल पहले यहाँ था, डब्ल्यू सी मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। नाउ मैं देखता हूं पार्टिकल जो है यहां से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स होगा, कितना होगा बोलो, वो होगा माइनस, और वो ऊपर गया है तो कितना लिखा जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच, तो ये कितना आ गया प्लस एम जी एच। यानी कि मैं लिख सकता हूं u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू प्लस एम जी एच। अच्छा इनिशियल मतलब कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, फाइनल मतलब कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ। तो बच्चा यहाँ पर हम डेल्टा यू तो बड़ी यहाँ तक तो पहुँच गए, डेल्टा यू लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एजम्पशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही मुझे यू लिखना पड़ेगा यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि लेट यू आई इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको क्या बोल दिया, रेफरेंस बोल दिया, रेफरेंस पॉइंट बोल दिया। तो यहां से आप देख सकते हैं यू एफ इज इक्वल्स टू एम जी एच, यू एफ इज इक्वल्स टू एम जी एच। समझ में आई ये बात, अरे बोलो। अभी देखो यू एफ आ गया एम जी एच, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमने रेफरेंस लिया था और रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया था, ठीक है, रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया था। तो अगर मैं रेफरेंस चेंज कर लेता हूँ, रेफरेंस में यहाँ ना रख के यहाँ नीचे कुछ कर देता हूँ, ये हाइट मैंने कुछ h1 बता दी, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी क्या, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो नए वाले रेफरेंस के लिए, नए रेफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बोलो, नहीं नहीं अरे वो h1 लिखा है मैंने, तो ये लिखा जाएगा एम जी एच प्लस h1। हाँ तो अभी एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स है ना। दूसरी चीज़ मुझे समझ में आती है कि इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। तीसरी बात मैं बोलता हूं, सिर्फ अगर यहां पर m पार्टिकल ही होता, सिर्फ m मास होता, नीचे पृथ्वी नहीं होती, नीचे कुछ नहीं होता, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताना संभव हो पाता, नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक m मास का पार्टिकल है, नीचे ना जमीन है, नीचे ना पृथ्वी है, नीचे ना अर्थ है, कुछ भी नहीं है नीचे, ठीक है। सिर्फ m मास का एक पार्टिकल है पूरी दुनिया में, है ना, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ इसी पार्टिकल की बात करता हूं। तो क्या मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब बन पाएगा यहां पर, नहीं बन पाएगा। यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखी है वो किसकी वजह से लिखी हुई है, ये पार्टिकल प्लस ये जो सरफेस यानी कि अर्थ बनी हुई है, इनकी वजह से लिखी हुई है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, नॉट फॉर अ सिंगल बॉडी या ऑब्जेक्ट। इसी से समझ सकते हैं कि यार m मास था अपना, m मास सिर्फ अकेला ही होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना कुछ बनती, वो तो अर्थ की ग्रेविटेशन में ऊपर गया, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें सोचना पड़ा, ठीक है। एक और पॉइंट मैं लिखता हूँ, फोर्थ पॉइंट, जो कि शायद मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जब हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, एटॉमिक पढ़ा था, उसमें भी हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो, क्या वो डिपेंड करेगी या नहीं करेगी रेफरेंस पॉइंट पर, हाँ क्या मतलब, क्या समझू हाँ को,
कि डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं और ग्रेविटेशन की मदद से और समझ भी सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल और कुछ हाइट ऊपर चला गया, h2 चला गया, तो मैं अगर इस रेफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखूंगा तो वो कितना लिखा जाएगा, वो होगा mg h1 प्लस h2, ये तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ये mg h प्लस h2 माइनस mg h, तो कितना आ गया, mg h2 आ गया। ठीक है, इस रेफरेंस के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया वो आ गया mg h2। और मैं अगर इस रेफरेंस के लिए अगर लिखता हूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mg h1 h और h2, तो ये फाइनल लिखा जाएगा h1 h और h2 माइनस इनिशियल कितना लिखा जाएगा, mg h प्लस h1, तो ये कितना आ जाएगा mg h2, ये कितना आ जाएगा mg h2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कि चाहे ये वाला रेफरेंस पॉइंट के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखें या इस वाले रेफरेंस पॉइंट के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखें, दैट इज कमिंग आउट टू बी सेम, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। बोलो समझ में आता क्या? जल्दी से इसे लिखें, आगे बढ़ते हैं। डन? बढ़े आगे। थोड़ा मेहनत करो, होमवर्क करो, अभी दिख नहीं रहा मुझे होमवर्क करते हुए तुम लोग। होमवर्क करो, डिस्कशन में मज़ा आएगा, है ना, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये क्लासेस तो चलो ठीक है आपको मिल जाएंगी, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन, है ना। क्लासेस तो चलो आपको मिल जाएंगी कहीं पे भी कुछ भी करके, है ना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो बनता है वो बनता है डिस्कशन। अगर डिस्कशन ही नहीं किया इसका मतलब आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना नहीं देखा और उससे जो डाउट थे वो ख़त्म नहीं किए, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। कई लोग होमवर्क कर रहे हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ आते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि होमवर्क कर नहीं रहे लोग, लेकिन तुम भी करो। नाउ अब आते हैं चार्जेस की वजह से बनने वाली पोटेंशियल पर। तो चार्जेस में सिर्फ एक चार्ज से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि अपने को एक सिस्टम के लिए लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया ये Q1 ये Q2, ठीक है। फिर पहले ये दूरी मैंने ले लिया कुछ R है, R1 है, और फिर बाद में मैंने क्या लिखा, इसको लिखा Q1 और इसको लिखा Q2। ये बाद में मैंने क्या कर दिया, ये इनिशियल लिखा और ये फाइनल सिचुएशन दिख रही है। तो अभी मुझे देख रहा है कि गैप कुछ इसका चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो आई नीड टू फाइंड आउट कि इसका डेल्टा यू क्या होगा। तो अगेन वी कैन से डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू WC, ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो डेल्टा यू मेरे पास बन चुका है, माइनस ऑफ WC मेरे पास यहाँ पर अगर लिखना है तो कैसे लिखा जाए। तो फोर्स अगर लिखा जाएगा तो WC के पास आते हैं। WC क्या होता है, वो होता है F डॉट dr का इंटीग्रेशन। फोर्स कितना होगा, वो होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, साथ में कर दिया dr, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पहले दूरी है R1 बाद में दूरी है R2। तो यहाँ से बना है K Q1
Q2, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या बनेगा, डी आर बाई आर स्क्वायर का -1/r, तो मैंने माइनस बाहर लिखा और ये आ चुका है 1/r2 -1/r1। अब ये वर्क डन आ चुका है, तो इसकी मदद से मैं आता हूँ डेल्टा यू के पास में। तो डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन, और माइनस तो ऑलरेडी है ही, एक माइनस खुद यहाँ पर है, तो ये माइनस के Q1 Q2 1/r2 -1/r1। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी कि Q1 Q2 1/r2 -1/r1। डेल्टा यू क्या लिखा जाएगा फाइनल, उसको मैं लिखता हूँ U2 -U1 से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बना हुआ है। अगेन मेरे पास डेल्टा यू आ गया। अब हमें चाहिए क्या करना है, रेफरेंस खेलना है। तो फिर से रेफरेंस खेले हैं, तो मैं क्या मान लेता हूँ कि एट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि मतलब R1 जब इन्फिनिटी पे था तो U1 अपन लिख लेते हैं 0। क्या बोल दिया इसको, रेफरेंस बोल दिया, ठीक है। इसके फंडे का लॉजिक भी क्या समझ सकते हो कि यार बहुत ज़्यादा दूरी पर जब जाएंगे तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं बचेगा, और अगर इंटरेक्शन ही नहीं बचेगा तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 0 का मतलब यहाँ पर ये एक रेफरेंस पॉइंट से है, हमें नहीं पता कि 0 लिखें या ना लिखें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे यार हाँ बोलो या तो ना बोलो। तो यहाँ से मेरे पास कितना बना, ये बना U2 -0 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 1/r2 -1/infinity। तो यहाँ से आ गया U2 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R2, और अगर जनरल तरीके से लिखा जाए तो U आ चुका है के Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान दीजिए, इसमें एक अजम्पशन है क्या कि अपने रेफरेंस पॉइंट इन्फानाइट पर है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखी हुई है। दूसरी एक बात हमें जो ध्यान देनी है कि जो चार्जेस लिखे जाने हैं ये विद साइन लिखे जाएंगे, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, ये जो चार्जेस हैं ये विद साइन लिखे जाने चाहिए। ओके, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट लिख लेते हैं, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, that means mechanical energy of system is क्या लिखूं, कंजर्व्ड। कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि फ्रिक्शन वगैरह टाइप्स के फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी में कौन आता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल U इनिशियल
प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये सुना है ना अपन ने मैकेनिकल एनर्जी नाम का कोई चीज़? हाँ ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करें, एक सवाल करते हैं। सिंपल सा फंडा है, बताओ क्या किया? बिल्कुल, इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो कि इनिशियली ये इन्फानाइट पर था, है ना, इनिशियली ये इन्फानाइट पर था, ये फिक्स्ड है, इसको कील ठोक के रोक रखा है अपन ने, कहीं जा नहीं सकता है। तो ये पास में आ रहा है, पास में आएगा तो इस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो इसकी स्पीड कम होती हुई पाई जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू u फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आप ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई भी सारे फोर्सेस जो भी वर्क डन कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही वर्क डन है, इसके अलावा किसी और का वर्क डन नहीं है। नॉर्मल लगा है यहाँ पर, लेकिन नॉर्मल का वर्क डन नहीं है। नॉर्मल कहाँ लगा बताओ? क्यू चार्ज पर लगा, वो कील ने रोक के रखा ना उस पर, तो वो नॉर्मल लगा हुआ है। तो अब u इनिशियल की बात करें तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि इन्फानाइट दूरी पर था, तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, तो k क्यू क्यू अपॉन इन्फानाइट प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो आ चुका है हाफ। तो u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल। अब देखिए जब ये पास आएगा पास आएगा पास आएगा, स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर कि और पास आना रुक गया, इसका मतलब उसकी स्पीड 0 हो गई और उसी पॉइंट पर इसका मिनिमम सेपरेशन रहा होगा। तो u फाइनल के लिए मैं लिखता हूँ k q1 q2 बाय r प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखा जाएगा 0। समझ में आया कि ये 0 क्यों लिखा? कि सिंस मैं लिख सकता हूँ सिंस एट मिनिमम सेपरेशन स्पीड शुड बी, स्पीड इक्वल्स टू होना चाहिए 0। तो यहाँ से r इज इक्वल्स टू कमिंग आउट टू बी 2k स्क्वायर अपॉन mv0 स्क्वायर। तो इस तरीके से बन चुका है r की वैल्यू, यानी कि इतना मिनिमम सेपरेशन बनने वाला है। बोलो बात समझ में आई क्या? चलिए अब थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल था, तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसमें। इसका चार्ज कर दिया Q, मास कर दिया M, इसका चार्ज कर दिया Q, इसका मास कर दिया 2m, और ये v0 स्पीड पर आ रहा है ये, और इन्फानाइट डिस्टेंस पर है, एट इन्फानाइट सेपरेशन पर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर फिक्स्ड नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, फ्री टू मूव है, और इनकी लाइन जॉइनिंग के अलोंग में ही इसकी वेलोसिटी दी गई है। तो अभी बोला है फाइंड मिनिमम सेपरेशन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्जेस।
ये लो। क्या किया बोलो? करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये काम अपन ने किए होंगे सेंटर ऑफ मास में जब स्प्रिंग ब्लॉक के सवाल किए होंगे। याद आया? मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि कंसिडर दिस सिचुएशन, मास एम, ये वेलोसिटी v नॉट से आया, v नॉट वेलोसिटी से आया और इधर पास में आके ये जा रहा है, मतलब इस तरह से ये जा रहा है। तो अभी मैं देखता हूँ जब ये मतलब रिलैक्स स्टेट में था, अभी मुझे पूछना है कि बताइए मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। तो देखता हूँ जैसे ही ये पास में आया तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो इसको धक्का मार रही है और इसको इधर धक्का मार रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ाएगी और इसकी स्पीड कम करेगी। तो इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम बन जाती है और उस इंस्टेंट पर मिनिमम सेपरेशन बन जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें याद आ रही हैं क्या? है ना? नहीं आ रही हो तब भी कोई मना कर सकते हो, मतलब शर्माओ मत, अगर नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, मालूम है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। अभी क्या हो रहा है कि इस स्टेट में कि इस क्यू चार्ज पर जब ये पास आया तो इस पर फोर्स ऑपोजिट लगा हुआ है, सिमिलरली इस पर फोर्स का धक्का इधर लग रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा यहाँ पर पास आते आते इसकी स्पीड कम हो रही है, पास आते आते इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी और उसी पॉइंट पर क्या रहेगा? मिनिमम सेपरेशन रहेगा। तो यू कैन से फॉर मिनिमम सेपरेशन velocity of both particle is same and momentum conservation से हम लिख सकते हैं no external force, since no external force, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं P इनिशियल तो कितना होगा? वो होगा 2m मास था, वेलोसिटी v नॉट थी, और P फाइनल अगर लिखा जाए तो वो मैं मान लेता हूँ mv, और उसका कितना हो जाएगा? 2mv। सेम वेलोसिटी हो गई ना, वेलोसिटी सेम, तो मैंने v और v दोनों का सेम लिख दिया। तो यहाँ से v कितना आ चुका है? 2v नॉट बाय 3। तो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी बन चुका है 2v नॉट बाय 3। तो इन दिस वे मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ चुका है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो हम लगाते हैं अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो लिखते हैं u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू u फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो u इनिशियल कितना बना हुआ है? वो तो है 0, क्योंकि इन्फिनिट दूरी पर था। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना बना है बोलो? फिर ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा हाफ मास, एक मिनट, ये मास है, मास कितना हो गया? मास इज 2m और इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यही तो हमें निकालना था, तो ये k q और इधर भी q है, अपॉन दूरी मैंने r मान लिया। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल में दोनों चार्जेस चलते हुए पाए गए, दोनों की वेलोसिटी सेम पाए गई। इसका मास है m, तो हाफ mv स्क्वायर, इसका मास है 2m, तो हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास में पूरी इक्वेशन में मात्र और मात्र एक ही वेरिएबल है, बोलो कौन? r। v की वैल्यू निकाल लिए पहले ही अपन ने, ये रहा। बस अब सब्स्टिट्यूट करने का काम है एंड यू विल फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। कर पाएंगे आगे? ओके, चलिए लिखिए जल्दी से।
डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक और सवाल जिसमें कि ये मैंने कुछ चार्ज दे दिया, ये मान लो कुछ Q0 था, और यहाँ पर ये है 2Q0 और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से पाई गई V0। ठीक है, इसका मास मैंने m बोल दिया और ये चार्ज क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये 2Q0 इस तरह से पास में आया, तो अभी बोला गया है बताइए मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन चार्जेस। क्या किया बच्चा? बोलो। करेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बनेगा। कितना आ रहा है? आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? तो व्हाट डू यू थिंक, क्या करें? अच्छा ये गैप भी ले लो, ये आप ये H0 ले लो। सॉरी। अच्छा, इरोडो के सवाल करना पसंद करोगे? ये मॉड्यूल के सवाल हो रहे हैं, पहले ही बताओ, होमवर्क कर रहे हो इसका? जिस दिन इसके मॉड्यूल के सवाल करते हुए दिखोगे, मैं इरोडो के सवाल देना शुरू कर दूंगा। हाँ, जिस दिन मुझे मॉड्यूल के सवाल करते हुए फील हो जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें इरोडो के सवाल देना शुरू कर दूंगा। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखता हूँ कि यहाँ पर ये जो मोशन हुआ होगा, इसको एक बार सोचते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो देखो ये पास में आया, तो इसकी वजह से धक्का लगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं आ गया, तो इसकी वजह से धक्का अगर ऐसा लगा, ये धक्का ऐसा लगेगा, तो ये मुड़ना चाहेगा, ये मुड़ना चाहेगा, तो इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से बनने लगेगा। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि किस पॉइंट पर मिनिमम सेपरेशन है? क्या कंडीशन होगी जिस पॉइंट पर मिनिमम सेपरेशन होगा? बोलो, इनमें से इतने सारे पॉइंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ऐसा? हाँ, थोड़ा इसको और बेटर कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसकी वेलोसिटी कैसे थी? इधर थी, ऐसे। इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कैसे थी? ऐसे थी। तो जब तक वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा, तब तक दूरियां कम होंगी। समझे क्या? जब तक इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बनता जाएगा, तब तक इनके बीच की दूरियां कम होती जाएंगी। जैसे जैसे ये इधर गया, वैसे वैसे आप देख सकते हो वेलोसिटी का लाइन जॉइनिंग के अलोंग कंपोनेंट कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल बढ़ता जा रहा है। v का cos थीटा हमें देखना है, और जहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 हो गई, उस इंस्टेंट पर ये इसका कोई भी कंपोनेंट अलोंग लाइन जॉइनिंग नहीं है। इसका मतलब अब ये पास आना रुक चुका है।
तो इसका मतलब एट द इंस्टेंट जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है लाइन जॉइनिंग के, उस इंस्टेंट पर बनने वाला है मिनिमम सेपरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं मान लेता हूँ ये दूरी है l और इस पॉइंट पर इसकी स्पीड v है ना, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड v है। तो पहला तो मुझे दिखता है कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आने वाला है। तो सिंस टॉर्क इज 0 तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो पहले वाला एंगुलर मोमेंटम बोलो क्या लिखूंगा, L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल होगा। एंड इनिशियल वाला एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, mv0 h0। फाइनल वाला एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, mvl। दूसरी बात, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो मैं लिख सकता हूँ, है ना, ये बहुत दूर था तो ये अपने पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 बन गया और काइनेटिक एनर्जी बन चुका है हाफ mv0 का स्क्वायर। ये तो इनिशियल लिखा, फाइनल के लिए लिखा जाएगा तो ये होगा हाफ mv स्क्वायर। ये जब यहाँ पहुँचा, इसकी तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, फिक्स्ड है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना हो चुका है k q0 2q0 डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी l। देखिए दो इक्वेशंस एंड दो वेरिएबल, वेरिएबल कौन है v और वेरिएबल कौन है l। सॉल्व करके हम v और l दोनों निकाल सकते हैं। v की वैल्यू, क्या ये मिनिमम v की वैल्यू होगी? क्या ये जो v आया इससे कम v पूरा पॉसिबल होगा क्या इसके पाथ में? आगे तो बढ़ने वाला है। इस पॉइंट तक क्या कर रहा था, उल्टा धक्का मार रहा था, और इसके बाद में मतलब उसकी सपोर्ट में धक्का मारने लगेगा। यानी कि इस पॉइंट पर जो स्पीड पाई जाएगी मिनिमम पाई जाएगी। इससे पहले तक स्पीड कम हो रही थी, इसके बाद में स्पीड बढ़ रही है, यानी कि इस पॉइंट पर मिनिमम स्पीड पाई जाएगी। समझे? अरे बोलो भाई। अच्छा, मेरे को म्यूट कर रहे हैं क्या? फिर ठीक है। तो लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, खूब सारे पार्टिकल्स दे दिए, तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है? तो देखिए मैं बता देता हूँ, पहले से ही अपन एक पॉइंट बना के लिखते हैं, फिर सवाल करेंगे। कि मेरे पास मान लीजिए n पार्टिकल थे, तो n पार्टिकल थे तो यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, nc2 पेयर बनेंगे। समझ में आता क्या? तो nc2 पेयर बनेंगे, तो मैं nc2 टर्म्स लिखी जानी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं लिखता हूँ फॉर n चार्ज्ड पार्टिकल्स, फॉर n चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर लिखें तो दैट इज कमिंग आउट टू बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अनादर पेयर लिखता जाएंगे। तो k q1 q2 बाय सेपरेशन बिटवीन देम, है ना, मान लिया कुछ r1 या r1 2, यानी कि r यानी कि सेपरेशन बिटवीन 1 and 2, प्लस k q2 q3 अपॉन r23 प्लस k q3 q4 अपॉन r34, और ऐसे अपने पास खूब सारी टर्म्स बनेंगी। कितनी टर्म्स बनेंगी? ऐसे टोटल nc2 टर्म्स बनेंगी। जितने भी पेयर बन रहे हैं सारे पेयर बना लेंगे और उनको उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाल लेंगे। तो अब इसको नोट करने के बाद में एक सवाल करते हैं जिसमें कि अपने को एक स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर यहाँ मैंने रख दिया है प्लस क्यू, यहाँ मैंने रख दिया है माइनस क्यू, यहाँ मैंने रख दिया है प्लस क्यू और यहाँ मैंने रख दिया है माइनस क्यू। इसकी साइड लेंथ है a। तो पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताइए क्या हुआ। कितनी टर्म्स बनेंगी? 6 टर्म्स बनेंगी। 4 ही बताइए तूने अभी तो।
डायगोनल बनेगा। देखिए यहाँ पर 4c2 टर्म्स बनेंगे, यानी कि अपने पास 4c2 यानी कि 6 बन जाएंगे। तो 4 तो मुझे ये ये पेयर्स दिख रहे हैं जो साइड के अलॉन्ग हैं, तो ये लिखा जाएगा k q इंटू माइनस क्यू अपॉन ए। इसी तरह से इसके लिए भी लिखा जाए तो सेम आ जाएगा, सेम इसके लिए भी आएगा, सेम इसके लिए भी आएगा, तो 4 टाइम्स हो गया। प्लस अब डायगोनल बना हुआ है तो डायगोनल के लिए कितना हो गया, k माइनस क्यू अपॉन रूट 2 है, k माइनस क्यू अपॉन रूट 2a प्लस दूसरा डायगोनल k अपॉन रूट 2a। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बन चुका है। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बोला गया है इफ साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर increased to 2a, find potential energy। इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा बस। साइड लेंथ मैंने क्या कर दी, अगर डबल कर दी तो a की जगह 2a लिखना है सब जगह में। तो यहाँ पर अगर इतना बना हुआ था तो इस बार में कितना बन जाएगा, k स्क्वायर अपॉन a की जगह 2a पुट कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, नंबर ऑफ पेयर्स भी सेम बनेंगे और अपना डायगोनल वगैरह भी सेम बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो इस तरह से अपने पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब ये पूछा है थर्ड पार्ट, find work done by electrostatic forces। हाँ, इसी सवाल में पिछले वाले में बोला है। ये लो पिछली स्लाइड। ये लो अगली स्लाइड। क्यों भाई, 0 क्यों? किसका नेगेटिव? देखो यार, अपने को पता होता है डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डब्ल्यू सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करिए तो डब्ल्यू सी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अगर डब्ल्यू सी लिखूँ तो माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो ये माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या यू फाइनल मालूम है अपने को? यू फाइनल और यू इनिशियल, ये रही ना सिचुएशन कि भाई जब ये सिचुएशन अपन ने, हाँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जब ये पहली सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव किया गया तो फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो यू फाइनल ये लिखा हुआ है यहाँ पर और यू इनिशियल ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा इनिशियल। तो इस तरीके से हमारे पास यू फाइनल और यू इनिशियल दोनों आ गए तो वर्क डन भी आ जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? फोर्थ पार्ट अगर लिखते हैं इफ charges are moved slowly, charges are
मूव्ड स्लोली, यानी कि वो ए से 2A गए ना, तो चार्जेस आर मूव्ड स्लोली, देन फाइंड, अरे यार, हो गया, पक्का दिख रहा है। इफ चार्जेस आर मूव्ड, दिखा, इफ चार्जेस आर मूव्ड स्लोली, अरे मेरी प्रोफाइल पे जाके क्लिक करोगे तब दिखेगा। इफ चार्जेस आर मूव्ड स्लोली फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। किसका नेगेटिव? बिल्कुल, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कि मुझे पता है वर्क डन बाय ऑल, सभी फोर्सेस का जो वर्क डन लिखा जाता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सिंस इट इज़ गिवन कि ये स्लोली मूव किए गए हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी अपन लगभग 0 लिख सकते हैं और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी लगभग 0 लिखी जा सकती है। बहुत धीरे 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 मूव करवाया है। तो 0 माइनस 0, तो वर्क डन बाय ऑल में कौन बना? वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इलेक्ट्रो। तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर लिखें तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो अपने को देखो यहां से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो कि अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक था वो अपन ने निकाल लिया था इस पे, और ये निकाल लिया, तो इसको यहां पुट करेंगे तो अपने पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल बन जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अभी यहीं रखते हैं। होमवर्क मैं आपको अनाउंसमेंट में डाल दूंगा, यहाँ से कर लेना और होमवर्क करके आना, और जिसने किया वो फोटो भेजना मेरे को। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। आनंद सर पे करो फोकस अब।